अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय पीएमओ ऑपरेशंस के डायरेक्टर रहे सुधींदर कुलकर्णी ने इंडिया चाइना रिलेशंस पर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा है, जिसको कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सुधींदर कुलकर्णी ने कहा है कि महान देश और महान देशों के समझदार नेता पास्ट के प्रिजनर्स यानी कि अतीत के कैदी नहीं रहते हैं, और जो भी प्रॉब्लम उन्हें पीछे से विरासत में मिली होती हैं वे उनका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल कर अपने देश को महानता की ओर लेकर जाते हैं। सुधींदर कुलकर्णी कहते हैं कि किसी भी देश की हिस्ट्री में ऐसे मूवमेंट आते हैं कि जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा हो या फिर पीछे हटना पड़ा हो, लेकिन किसी भी देश के वाइज लीडर्स अपने देश के अतीत की कमियों को बार बार नहीं दोहराते हैं, और ना ही वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए अपने पास्ट के लीडर्स को विलन बनाते हैं। सुधींदर कुलकर्णी कहते हैं कि किसी भी देश के लीडर्स को यह याद रखना चाहिए कि वे हिस्ट्री में इस बात से जज नहीं किए जाएंगे कि उन्होंने अपने अपोजिशन लीडर्स को, अपनी विपक्ष के नेताओं को कैसे टारगेट किया, बल्कि वे इस बात से जज किए जाएंगे कि जो भी उन्हें प्रॉब्लम, पास्ट से जो उन्हें प्रॉब्लम मिली थी, उन्होंने किस प्रकार से उनका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला। लेकिन जब हमारे पड़ोसी देश चीन के साथ हमारे रिश्तों की बात आती है, तो हमारी रूलिंग पार्टी बीजेपी के करंट लीडर्स फ्यूचर पर फोकस करने के विपरीत पास्ट ऑब्सेस्ड यानी कि अतीत से ग्रस्त हैं। वे 1962 में हुए भारत चीन युद्ध, जिसमें कि भारत की हार हुई थी, के मुद्दे को बार बार उठाते रहते हैं। वे सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को खलनायक सिद्ध करने में लगे हुए हैं, और जिस बाउंड्री डिस्प्यूट के कारण यह युद्ध हुआ था उसको सुलझाने में उनका कोई इरादा नहीं है। कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने भारत और चीन को युद्ध की तरफ धकेला, जिनमें से पहला था दोनों ही देशों के द्वारा अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को शांति से न सुलझा पाना। दोनों ही देशों को अपने बाउंड्री डिस्प्यूट औपनिवेशिक शासन से विरासत में मिले थे, और ऐसे कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं थे जो कि इन दोनों देशों के बाउंड्री डिस्प्यूट को सुलझा पाते। दूसरा, तिब्बत में सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। तीसरा, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जिसमें कि यूएसएसआर और चीन को कंट्रोल करने के लिए एक एंटी कम्युनिस्ट मिलिट्री अलायंस बना रहा था। जवाहरलाल नेहरू को उनके वॉर के टाइम पर वीकनेस के लिए ब्लेम किया जाता है, और कुछ हद तक यह ब्लेम सही भी है। राइटर के अकॉर्डिंग नेहरू की जो रियल वीकनेस थी उसको बीजेपी कभी हाईलाइट नहीं करेगी, क्योंकि इससे वो खुद भी एक वीक पार्टी दिखाई देगी। रियल वीकनेस यह थी कि उस समय चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई द्वारा बाउंड्री डिस्प्यूट्स का जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सुझाया गया था उसको नेहरू द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने अप्रैल 1960 में अपनी दिल्ली विजिट के दौरान दोनों देशों के बाउंड्री डिस्प्यूट के फाइनल सेटलमेंट के लिए एक पैकेज डील का ऑफर किया। इस ऑफर में यह था कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारत के कंट्रोल को स्वीकार कर लेगा, और मैकमोहन लाइन तक भारत का कंट्रोल रियल में स्वीकार कर लिया जाएगा। बदले में भारत को अक्साई चीन पर चीन के कंट्रोल को स्वीकार करना होगा। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पार्टी में और पार्टी से बाहर हो रही आलोचना को दरकिनार करते हुए इस डील को स्वीकार कर लिया होता, तो भारत के लोग भी उनका साथ देते, और फिर ना ही 1962 का भारत चीन युद्ध होता और ना ही 2020 का गलवान घाटी विवाद होता। भारत चीन युद्ध के 60 साल के बाद भी भारत और चीन के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट्स का यही डील एकमात्र सॉल्यूशन नजर आती है। राइटर यहाँ पर कहते हैं कि बीजेपी में जो लोग नेहरू को 1962 में वीक लीडरशिप और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र के खोने का दोषी मानते हैं, उनसे मैं 2 सवाल पूछना चाहूँगा। पहला, कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्साई चीन को फिर से पाने के लिए कोई सफलता या ताकत दिखाई है? 6 अगस्त 2019 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि पीओके और अक्साई चीन भारत के इंटीग्रल पार्ट हैं और इसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन उसके बाद से उनके किसी भी मिनिस्टर ने इस बात को नहीं दोहराया है, और इस स्टेटमेंट को दिए जाने के 4 साल बाद तक भी क्या मोदी सरकार ने पीओके का 1 स्क्वायर किलोमीटर भी वापस लिया है? अक्साई चीन का तो 1 स्क्वायर इंच भी वापस लेना दूर की बात है। दूसरा सवाल, अगर आने वाले 10 साल भी मोदी सरकार सत्ता में रहती है तो क्या वो ऐसा कर पाएगी? राष्ट्रवादी बहादुरी भरे नारे सुनने में अच्छे लगते हैं, खासकर तब जब वे चीन को कुचलने की बात करें या फिर नेहरू की विरासत को बदनाम करें, लेकिन ये बाउंड्री डिस्प्यूट को सोल्व करने में कोई हेल्प नहीं करेंगे। अगर भारत और चीन में से कोई भी देश ऐसा सोचता है कि मिलिट्री से उनके बीच बाउंड्री डिस्प्यूट का कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, तो वे फूल्स पैराडाइज में जी रहे हैं। अगर दोनों देशों में कभी युद्ध होता भी है तो इसके परिणाम भयानक होंगे, और दोनों में से कोई भी देश विजेता नहीं रहेगा। ना तो कभी चीन अरुणाचल प्रदेश पर कंट्रोल कर सकता है, और ना ही भारत अक्साई चीन से
चीन को कभी बाहर निकाल पाएगा। यह कभी ना चेंज होने वाली सच्चाई है। दोनों ही देशों को दो बातों पर फोकस करना चाहिए। पहला, LAC को लाइन ऑफ एस्यूर्ड कंट्रोल में कन्वर्ट कर देना चाहिए ताकि आगे फ्यूचर में फिर से कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दूसरा, दोनों ही देशों के नेताओं को अपने अपने देशों में जनता के बीच एक सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि कुछ क्षेत्रों को अदला बदली कर बाउंड्री डिस्प्यूट्स का परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके। साथ ही बीजेपी को 1962 के लिए नेहरू को दोष देना बंद करना होगा तथा कांग्रेस को भी 2020 के गलवान घाटी विवाद के लिए बीजेपी को ब्लेम करना बंद करना होगा। इस समय दोनों ही को ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिससे कि भारत और चीन के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट बन सके और हथियारों की रेस समाप्त हो सके और दोनों देश एक अच्छे पड़ोसी देश बन सकें और एक बेटर वर्ल्ड के बनने में सहयोग दे सकें।